Pass the journal entry when an unrecorded liability of rupees 15,000 is settled at rupees 10,000 and is paid by X, a partner, on the dissolution of a firm. यानी आपको ये बताना है कि जब फर्म डिसॉल्व होती है और ऐसे समय पर कोई एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी निकल कर आती है जिसका अमाउंट था रुपीज़ 15,000 और जिसे सेटल किया जाता है रुपीज़ 10,000 में, और उसको जो पे किया जाता है वो फर्म के द्वारा नहीं बल्कि एक पार्टनर के द्वारा पे किया जाता है, तो ऐसे में क्या जर्नल एंट्री बनाई जाएगी इस ट्रांजैक्शन की। तो बच्चों, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है या कोई रिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, ठीक है बच्चों, अगर इसको फर्म पे करेगी तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। लेकिन अगर इसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर पे कर देता है तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी दोनों ही केस में रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। अगर फर्म खुद पे करती है तो बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और वही लायबिलिटी अगर फर्म पार्टनर से पे करवाती है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा मगर क्रेडिट होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जैसे कि यहां पर होने जा रहा है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी बच्चों वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। और कितने अमाउंट से बनेगी बच्चों? जितने अमाउंट पे इसको सेटल करा गया, ना कि वो जितने की थी। ठीक है बच्चों, तो चाहे कोई एसेट हो या लायबिलिटी, जिस अमाउंट पे वो रियलाइज किए जाते हैं या जितना अमाउंट उनको फाइनली पे किया जाता है उस अमाउंट से एंट्री बनाई जाती है, ना कि वो जितने के थे। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए एक ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। आपको ये बताया गया है कि एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू तो है रुपीज 15,000 और इस मशीन को जो है राकेश को दे दिया गया। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा एक क्रेडिटर है, हमारा मतलब बिजनेस का यानी फर्म का, और उसको दिए जाने हैं रुपीज 22,000। मशीन है 15,000 की, क्रेडिटर जिसका नाम राकेश है वो है रुपीज 22,000 का, यानी हमें उसे 22,000 देने हैं। उसने इस मशीन को 12,000 का टेक ओवर किया है या 12,000 में लिया है। तो 15,000 की मशीन को उसने 12,000 में ले लिया है एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, कि उसके ड्यूज तो ज़्यादा अमाउंट के हैं। तो 15,000 की मशीन 12,000 की राकेश ने टेक ओवर करी है, यानी एक तरह से बार्टर एक्सचेंज में ये चली गई। तो मशीन के बदले तो हमें कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है बच्चों, लेकिन मशीन के हमें राकेश को देने की वजह से जो हमारा फाइनली राकेश का जो अमाउंट ड्यू है वो बचा केवल रुपीज 10,000, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल अमाउंट ड्यू था वो था रुपीज 22,000, है ना बच्चों। अब इसका 12,000 तो इसलिए कम हो गया जितने का इसने मशीन लिया है। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर के द्वारा मशीन लेने की कोई एंट्री तो नहीं बनानी है, लेकिन क्रेडिटर के द्वारा मशीन को लेने की वजह से जो क्रेडिटर का अमाउंट ड्यू रह जाएगा वो रह जाएगा केवल रुपीज 10,000। ठीक है बच्चों, जो कि हमें उसे कैश में पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसने मशीन को केवल पार्ट पेमेंट के तौर पे लिया है, बाकी पैसा उसे कैश में देना पड़ेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि जितने का हमने उसे एसेट दिया है उसके लिए हमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी लायबिलिटी को, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, किसी आउटसाइड लायबिलिटी को, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी आउटसाइड लायबिलिटी को, चाहे वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई एसेट देते हैं, ठीक है, तो उस एसेट को देने की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई जाती है। ठीक है, अगर वो फुल सेटलमेंट में दी गई है तो फिर लायबिलिटी को भी कोई और नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्ट सेटलमेंट में दी गई है तो लायबिलिटी का बचा हुआ अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, जैसा कि हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो लायबिलिटी जब पे की जाती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो लायबिलिटी में जो फाइनली पे करनी है वो रुपीज 10,000 है। इसको पे करने की जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। और कितने अमाउंट से बच्चों? विद ₹10,000। क्लियर बच्चों? ये एंट्री जो बनाई जाएगी वो विद ₹10,000 बनाई जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों ट्रांजैक्शंस जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री भी।